हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है, ठीक है, जीवों में वर्गीकरण। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जीवाणु भोजी की संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जीवाणु भोजी क्या होते हैं और फिर इसके बाद हम देखेंगे जीवाणु भोजी की संरचना जो है कैसी होती है। तो जीवाणु भोजी की अगर हम बात करते हैं, जिसको कि हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी, आप नाम से आप ये अनुमान नहीं लगाएंगे कि ये एक जीवाणु है। जीवाणु भोजी का मतलब होता है जीवाणुओं का भक्षण करने वाले। तो जीवाणु भोजी क्या होते हैं? एक प्रकार के वायरस होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु भोजी जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं? ये एक प्रकार के वायरस होते हैं। क्या होते हैं? वायरस। और ऐसे वायरस होते हैं जो कि किसके ऊपर आक्रमण करते हैं? ऐसे वायरस होते हैं जो कि आक्रमण करते हैं किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर। किसके ऊपर? बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भैया ऐसे वायरस होते हैं या ऐसे विषाणु होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर क्या करते हैं भैया? संक्रमण करते हैं या आक्रमण करते हैं, उनको हम बोलते हैं जीवाणु भोजी। ठीक है, या बैक्टीरियोफेज। तो ऐसे वायरस जो कि जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं जीवाणु भोजी कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा, जो जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं, संक्रमित करते हैं, ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं इसलिए इनको हम बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। या कि आप कैसा बोल सकते हैं कि वायरस जो है जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण कर रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? जीवाणु भोजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो जीवाणु भोजी मतलब ऐसे वायरस होते हैं कुछ, और ये वायरस जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं, तो ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो जीवाणु भोजी की जो खोज है उसको दो साइंटिस्टों ने मिलकर के किया था, ई टोड तथा डी हेरेल ने। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बैक्टीरियोफेज की खोज की। तो सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करते हैं या संक्रमण करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज या कि जीवाणु भोजी। तो यह समझ में आ गया कि जीवाणु भोजी क्या होता है? एक प्रकार के वायरस होते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि आप लोग देखे होंगे जो गंगा नदी का जल है, गंगा नदी के जल को अगर आप बंद बोतल में पैक करके रख देंगे तो भी वो वर्षों तक नहीं सड़ता है। क्यों? उसका रीजन यही है क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है जो कि जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिस कारण से जो गंगा नदी का जल है वो वर्षों तक नहीं सड़ता है। ठीक है, तो बंद बोतल में रख करके आप वर्षों तक रख सकते हैं, कई वर्षों तक रख सकते हैं। ठीक है, गंगा नदी के जल को, वो सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नाम का क्या होता है? वायरस या विषाणु होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को क्या करता रहता है? खत्म करता रहता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की संरचना की। तो जो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी की संरचना होती है ये टेडपोल के समान होती है। जैसे मेढक का टेडपोल, मेढक के टेडपोल का मतलब क्या होता है? जो मेढक का लार्वा होता है, छोटा सा जब मेढक होता है लार्वा अवस्था में तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेढक का टेडपोल। तो जब मेढक का टेडपोल होता है यानी मेढक जब लार्वा अवस्था में होता है, टेडपोल जो उसका होता है उसी के समान आपको जीवाणु भोजी की संरचना जो है दिखाई देती है। ठीक है, तो जो जीवाणु भोजी की संरचना होती है वो किसके समान होती है? टेडपोल। और टेडपोल किसको बोलते हैं? तो मेढक के लार्वा को। ठीक है, याद रखना आप लोग, मेढक के लार्वा को हम क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। तो ये टेडपोल की आकृति की संरचना होती है किसकी? जीवाणु भोजी की। तो ये बात पता चल गई कि जीवाणु भोजी की संरचना कैसी होती है? टेडपोल के समान होती है, जो किसमें किसमें विभक्त होती है? सिर में, पूंछ में तथा ग्रीवा में। यानी जीवाणु भोजी की संरचना जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 भागों में बटी हुई होती है। तो आप लोग देख भी सकते हैं जीवाणु भोजी की संरचना, इसमें आपको टोटल 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर का ये जो वाला भाग होता है ये भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग कहलाता है शीर्ष। क्या कहलाता है? ये वाला भाग कहलाता है हेड यानी कि शीर्ष भाग। और फिर इसके बाद आप देखते हैं ये जो दूसरा वाला भाग, यहां से लेकर के ये जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को हम बोलते हैं कॉलर, या इसको आप लोग ग्रीवा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉलर या ग्रीवा। तो कॉलर या ग्रीवा जो है ये दूसरा इंपॉर्टेंट भाग होता है। फिर यहां से लेकर के पूरा, यहां से लेकर के पूरा नीचे तक का भाग क्या कहलाता है? टेल कहलाता है, यानी कि पूंछ कहलाता है। क्या कहलाता है? टेल यानी कि पूंछ। तो 3 भागों से मिलकर के बनी होती है किसकी? टेडपोल की संरचना। ये बात क्लियर आपको? जो टेडपोल की संरचना होती है आप देख सकते हैं जो मेढक का लार्वा होता है, टेडपोल होता है, वो इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो मेढक के टेडपोल के समान इसकी आकृति होती है जीवाणु भोजी की। इसका शरीर जो है 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग शीर्ष भाग होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, दूसरा भाग छोटा सा होता है कॉलर यानी कि ग्रीवा भाग, और फिर यहां से लेकर के पूरा नीचे तक का जो भाग है ये कहलाता है पूंछ वाला भाग यानी कि टेल वाला भाग। तो 3 भागों से मिलकर के बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी की संरचना जो होती है ये बनी होती है। अब एक पॉइंट आपको और समझना है कि इसका जो सिर वाला भाग होता है, ठीक है, इसका जो सिर वाला भाग होता है ना,
इसके सिर में डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए। आप देख भी सकते हैं कि इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड जो है डीएनए जो है उपस्थित है। और डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। ये आप लोग चैप्टर 5 में तरीके से पढ़ेंगे भी कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी संरचना पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड वगैरह आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहां पे थोड़ा सा समझना है कि ये जो डीएनए होता है, इस डीएनए के चारों ओर एक आवरण होता है। वो किसका आवरण होता है? प्रोटीन का। तो आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो कैप्सिड का आवरण दिखाई दे रहा है, ये किसका आवरण है? ये जो है प्रोटीन आवरण होता है। ठीक है, कैप्सिड जो है ये एक प्रोटीन आवरण होता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कि जो इसका सिर वाला भाग होता है, सिर वाले भाग में डीएनए पाया जाता है। डीएनए को चारों तरफ से प्रोटीन की परत जो है घेरी रहती है। ठीक है, तो आप लोग देख भी सकते हैं कि जीवाणु भोजी का जो सिर होता है, उस सिर के अंदर यानी जो हेड वाला भाग होता है, सिर भाग होता है, इस सिर वाले भाग के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और जो डीएनए एक प्रोटीन आवरण के द्वारा जो है घिरे होते हैं। ठीक, ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पूंछ की। तो इनकी जो पूंछ होती है ना, पूंछ इनकी बेलनाकार होती है। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप्ड, यानी कि बेलनाकार होती है। आप लोग देख सकते हैं ये जो पूंछ आप लोग देख सकते हैं, ये पूंछ कैसी है? पूरी की पूरी बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार मतलब साइज में अगर लंबी होती है, इस प्रकार से संरचना अगर होती है पूंछ की, ठीक है, इस प्रकार से लंबी, या इस प्रकार से अगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, तो अगर इस प्रकार से संरचना होती है तो ये क्या है? बेलनाकार संरचना है। तो आप देख सकते हैं कि पूंछ की जो संरचना होती है कैसी होती है? बेलनाकार होती है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है, सिलेंडर शेप्ड। ठीक है, जैसे सिलेंडर होता है उस सिलेंडर के शेप की होती है इनकी पूंछ। तो आपको याद रखना है कि पूंछ जो है बेलनाकार होती है तथा 100 माइक्रोमीटर लंबी होती है। पूंछ की लंबाई कितनी होती है? 100 माइक्रोमीटर। या इसकी हम अगर बात करते हैं चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी होती है? 20 से 25 माइक्रोमीटर। तो लंबाई ज्यादा होती है। आप देख भी सकते हैं लंबाई कितनी है? लंबाई है 100 माइक्रोमीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 20 से 25 माइक्रोमीटर। तो इसकी लंबाई अगर आप यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा निकालेंगे तो इसकी जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? 100 माइक्रोन आएगी। ठीक है, या 100 माइक्रोमीटर आएगी। और अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी यहां से लेकर के यहां तक की चौड़ाई जो है वो कितनी है? 20 से 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, 20 से 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, 20 से 25 माइक्रोमीटर क्या होती है? 20 से 25 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है पूंछ की। तो पूंछ वाला भाग बेलनाकार होता है, जिसकी लंबाई होती है 100 माइक्रोमीटर और चौड़ाई कितनी होती है? 20 से 25 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि पूंछ के अंतिम भाग में एक प्लेट होती है और जिस पर 6 महीन सूत्र होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूंछ तंतु बोलते हैं, यानी कि टेल फाइबर्स बोलते हैं। और पूंछ जो है ये प्रोटीन आवरण द्वारा घिरी रहती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा अंतिम वाला भाग होता है, ठीक है, जो अंतिम वाला भाग होता है, ठीक है, जो पूंछ का अंतिम भाग होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या है? पूंछ का जो अंतिम वाला भाग है, ठीक है, पूंछ का जो अंतिम भाग है, पूंछ का जो अंतिम भाग है, इसमें आपको एक प्लेट दिखाई दे रही है। ठीक है, पूंछ के अंतिम भाग में ये जो आपको दिखाई दे रही है एकदम से ग्रे कलर की, ये क्या है? पूंछ के अंतिम भाग में एक प्लेट लगी होती है और इस प्लेट से 6 महीन तंतु, मतलब 6 जो है एकदम फाइबर के समान संरचनाएं जो है निकली रहती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, फिर चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठवां ये हो गया। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो प्लेट लगी होती है, ठीक है, पूंछ के अंतिम भाग में क्या होती है? एक प्लेट लगी होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेस प्लेट। तो बेस में यानी कि आधार वाले भाग में, सबसे निचले वाले भाग में एक प्लेट लगी होती है। ठीक है, और इस प्लेट से आप देखेंगे कि 6 महीन 6 जो है क्या निकलेंगे? फाइबर तंतु निकले रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टेल फाइबर निकले रहते हैं, यानी कि पूंछ तंतु निकले रहते हैं। ठीक है, तो आपको यह भी समझ में आ गया कि पूंछ वाला भाग जो है ये बेलनाकार होता है, 100 माइक्रोमीटर लंबा होता है, 20 से 25 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है और पूंछ के अंतिम वाले भाग में एक प्लेट लगी होती है जिसको हम बेस प्लेट बोलते हैं। और इस बेस प्लेट से कई सारे तंतु निकले रहते हैं, जिन तंतुओं को हम क्या बोलते हैं? फाइबर तंतु या टेल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, टेल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पूंछ तंतु बोलते हैं, यानी कि जिन्हें हम टेल फाइबर्स बोलते हैं। तो आप लोग इसके डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। जीवाणु भोजी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग पूरे के पूरे इसका जो डायग्राम है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, साथ ही साथ आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जीवाणु भोजी की संरचना का। आपको बिल्कुल भी अलग से नोट्स बनाने के परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग आसानी से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके, या कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना ही तैयार करना है, जीवाणु भोजी एक्चुअल में होता क्या है और जीवाणु भोजी कहां पे उपस्थित होता है और जीवाणु भोजी की संरचना कैसी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।
मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।